पिछली वीडियो में मैंने आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का आपको 50 क्वेश्चन बताया था और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। यदि आप आईटीआई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, एग्जाम देने वाले हैं तो एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर को हमेशा किस प्रकार की लोड पर चलाया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया लाइट लोड, तो ये तो आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। गलत हम यहाँ पे इसलिए कहेंगे क्योंकि इससे जो ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है वो पूरा उपयोग नहीं हो सकती केवल लाइट के लोड के द्वारा। तो इसी कारण हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया शॉर्ट सर्किट, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी गलत है क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक साबित होगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है नो लोड, मतलब कि बिना लोड का। तो ये तो केवल टेस्टिंग के लिए होता है कि बिना लोड पर आप टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमेशा किस प्रकार की लोड पर चलाना चाहिए। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, रेटेड लोड पर। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर को उसकी जो निर्धारित क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसी पे उसको चलाना चाहिए। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि ओम का नियम कहलाता है। देखिए, इसको मैंने कई बार आपको बता दिया है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो जितने भी लोग यहाँ पे मेरी वीडियो पिछली देखी होंगे वो लोग सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका कौन सा आंसर सही होगा, बी बराबर आई आर या पी बराबर आई भी या बी बराबर आई अपान आर या आई बराबर बी प्लस आर, कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सबसे पहले कौन सा उपकरण करेगा, मतलब कि कौन सा उपकरण कार्य करेगा। यदि सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो सबसे पहले जो काम करेगा वो आपका फ्यूज करेगा। जी हाँ साथियों, ये सबसे पहले आपका फ्यूज करेगा क्योंकि ओवर जो करंट जो होगा वो सर्किट से रक्षा करता है, सभी को मालूम है। और ये सर्किट से रक्षा करने का काम करता है फ्यूज। तो सबसे पहला काम यहाँ पे फ्यूज करेगा। और यहाँ पे आपका एम्पियर मीटर दिया गया है, तो ये केवल करंट मापता है, सुरक्षा नहीं देता है। तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे। और भी ऑप्शन दिया गया है स्विच, तो ये आपका जो स्विच होता है ये किसी भी चीज़ को चालू या बंद करने के काम में आता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये भी सही नहीं है। और यहाँ पे डी ऑप्शन आपको वोल्ट मीटर देखने को मिल रहा है, तो ये वोल्टेज मापने का काम करता है, सुरक्षा नहीं करता है, शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा नहीं करता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूज। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है आरएलसी सर्किट में आर का अर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर का मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस लाइन करंट। ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो रेजिस्टेंस दिया गया ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आर का मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर रिएक्टेंस दिया गया है जो कि आर से इसका भी होता है, तो रिएक्टेंस को एक्स से दर्शाया जाता है। और यहाँ पे रोटेशन दिया गया है, तो ये जो आपका एक यांत्रिक शब्द है यहाँ पे इसको किसी अक्षर से नहीं दर्शाया जाता है। और यहाँ पे रेडिएशन दिया गया है, तो ऊर्जा उत्सर्जन से ये संबंधित होता है रेडिएशन, ये सर्किट से संबंधित नहीं होता है। तो ये आपका अलग विषय है। तो हमारा जो क्वेश्चन के अनुसार सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रजिस्टेंस। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो तो यह संकेत देता है। जब यदि रेजिस्टेंस बहुत कम हो तो उस समय आपको देखने को मिलेगा लीकेज करंट। जी हाँ साथियों, यहाँ पे लीकेज करंट आपको अधिक देखने को मिलेगा। किस स्थिति में? तो जब करंट जो इंसुलेशन होगा जब कम होगा तो उस समय हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लीकेज करंट अधिक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाता है। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया कंडक्टर उच्च गुणवत्ता का है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि कंडक्टर से तो ये आपका संबंधित ही नहीं है। इंसुलेशन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन इसी प्रकार गलत हो जाता है। और बी ऑप्शन दिया गया सर्किट ओपन है, तो यदि सर्किट ओपन होता है तो लीकेज करंट की तो बात छोड़िए, इसमें करंट
करंट ही प्रवाहित नहीं होगा। तो ये आपका बी ऑप्शन ही गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया अर्थिंग ठीक है, तो अर्थिंग ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लीकेज करंट की जो समस्या है वो अर्थिंग से यहाँ पे आप सही नहीं कर सकते। तो अर्थिंग का भी ऑप्शन हम यहाँ पे गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लीकेज करंट अधिक है। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मीटर का कौन सा प्रकार ऊर्जा की खपत को मापता है। जैसे कि यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया वोल्ट मीटर, तो ये तो वोल्टेज मापने के काम में आता है, ये मीटर को नहीं मापता है। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया वाट मीटर, तो स्टेंट जो पावर मापता है वो आपका वाट मीटर होता है, ऊर्जा को ये नहीं मापता है, तो ये भी हमारा गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया एनर्जी मीटर, तो ये बिल्कुल सही है, जिसको आप KWH अर्थात किलोवाट घंटे में मापते हैं, तो ये आपका मापा जाता है एनर्जी मीटर के द्वारा। तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया ओमीटर, तो ये आपका करंट को मापता है, ना कि साथियों यहाँ पे ऊर्जा को मापता है, तो ये ओमीटर आपका गलत है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी मीटर। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन में अंतर मुख्य रूप से किस में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन में अंतर मुख्य रूप से किस में होता है। तो अंतर की बात किया जा रहा है तो इसमें वोल्टेज और करंट में ही आपको अंतर देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि स्टार में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से कम होता है, और डेल्टा में क्या होता है, यही लाइन और आपको वोल्टेज सेम देखने को मिलता है। तो डेल्टा में आपको समान देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्टार में आपका फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज जो होता है वो कम होता है। तो यही इसमें दोनों में अंतर होता है। बाकी इसमें जो आपको सही देखने को मिलता है वो आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलता है कि वोल्टेज और करंट का वितरण, ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और ए ऑप्शन दिया गया फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी सप्लाई पे निर्भर करती है, सही बात है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कनेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, तो कनेक्शन के अनुसार यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे ये निर्भर नहीं करता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया रोटर स्पीड, तो ये मोटर के जो डिजाइन होती है उस पर निर्भर करता है कि रोटर स्पीड के यहाँ पे क्या प्रभावित करेगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया कोर लॉस, तो ये जो आपका लॉस होता है साथियों, जिसको हम आयरन लॉस बोलते हैं, ये कनेक्शन से तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बदलता, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, वोल्टेज और करंट का वितरण। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? तो आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि एक मल्टीमीटर का उपयोग किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो मल्टीमीटर का उपयोग जो है आप मापने में कर सकते हैं, मतलब कि आपको यदि वोल्टेज मापना है या आपको करंट मापना है या रेजिस्टेंस मापना है, तो उस समय आप मल्टीमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, एक यही यंत्र है जिसके द्वारा आप कई चीज़ें माप सकते हैं। हालांकि वोल्ट मीटर को भी आप यहाँ पे वोल्टेज माप सकते हैं, इसके द्वारा अलग अलग यहाँ पे चीज़ें हैं, लेकिन मल्टीमीटर जो है साथियों, इसके द्वारा आप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों को माप सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि एक सही अर्थिंग सिस्टम का रेजिस्टेंस आदर्श रूप से कितना होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे आपसे अर्थिंग से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 ओम से आपका कम ही होना चाहिए, मतलब कि आदर्श जो होगा ये आपका, ये अर्थिंग के लिए कम ही रेजिस्टेंस की आवश्यकता इसके लिए होती है। जब भी यहाँ पे आदर्श की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा कि उसमें जो यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 1 ओम से कम। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्लियर है साथियों? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि 3 समान वोल्टेज स्रोतों को यदि डेल्टा में जोड़ा जाए तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का संबंध होगा। ये आपका एक सूत्र है और इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका सूत्र होता है VL बराबर VPH। कहने का मतलब ये है कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन और फेज वोल्टेज क्या होती हैं, बराबर होती है। मतलब कि VL बराबर आपका हो जाएगा VPH। ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
क्लियर है साथियों। बाकी यहाँ पे VL बराबर √3 गुणे VPH दिया गया है, तो ये आपका स्टार कनेक्शन में होता है, न कि साथियों डेल्टा कनेक्शन में। तो ये स्टार कनेक्शन के लिए सही होगा, लेकिन क्वेश्चन में हमसे डेल्टा कनेक्शन की बात किया गया है, तो इसलिए इसको हम गलत मारेंगे। और यहाँ पे आपका और भी चीज़ें दी गई जो कि यहाँ पे बिल्कुल गलत है। सही ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन होगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। और यहाँ पे साथियों पे कुछ क्वेश्चन ट्रांसफार्मर चैप्टर से मैंने कवर किया है, क्योंकि इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? वोल्टेज को परिवर्तित करना, बदलना, बढ़ाना और कम करना। ध्यान रखिएगा, मतलब ट्रांसफार्मर के द्वारा आप वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, परिवर्तित भी कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें जो कि ट्रांसफार्मर के द्वारा आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ट्रांसफार्मर के द्वारा एसी वोल्टेज को आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको बताना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वोल्टेज को परिवर्तित करना। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बाकी ए ऑप्शन देंगे करंट बढ़ाना, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर में बदलता है, लेकिन जो इसका मुख्य कार्य है ये इसका बिल्कुल भी नहीं है कि करंट को बढ़ाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे पावर उत्पन्न करना, तो ट्रांसफार्मर में कोई भी यहाँ पे पावर बनता ही नहीं है, तो ये तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन देंगे फ्रीक्वेंसी बदलना, तो ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी इनपुट के बराबर होती है, तो हम यहाँ पे इसको भी गलत मारेंगे। तो हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी लॉस कोर लॉस कहलाती है। तो ट्रांसफार्मर में एक लॉस होती है आयरन लॉस, ध्यान रखिएगा, जो कि इसमें आपका हेरिस्टिटिस और जो एडी करंट लॉस होता है वो आपको कोर लॉस इसी को बोला जाता है। तो कोर लॉस में आपको दो लॉस देखने को मिलती है, एक आपका हिस्टेरिसिस लॉस होता है और दूसरा आपका एडी करंट लॉस होता है। ये दोनों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको जो सही देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी। बाकी आपका ए ऑप्शन दिया गया है कॉपर लॉस, तो ये वाइंडिंग के कारण होता है, ये कोर लॉस से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हमारा ए ऑप्शन गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया मैकेनिक लॉस, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी यहाँ पे चलने वाला यहाँ पे भाग ही नहीं होता है, स्थिर सब भाग होते हैं, तो यहाँ पर मैकेनिकल लॉस तो होना बिल्कुल भी गलत है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे फ्रिक्शन लॉस, तो ये मोटर में फ्रिक्शन लॉस आपको देखने को मिलता है, ट्रांसफार्मर में नहीं होता है फ्रिक्शन लॉस, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर का दक्षता रेंज कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इफिशियंसी की बात किया जा रहा है, तो ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है साथियों वो 95 से 99 होती है। और यहाँ पे आपको 95 से 99 जो देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे बी ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे 30 से 40 और 50 से 60 और 70 से 80 दिया गया है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए जो इसमें लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है, जो कि 95 से 99%। इसी कारण इसको दक्षता में यहाँ पे माना जाता है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है यदि ट्रांसफार्मर को डीसी वोल्टेज सप्लाई की जाए तो क्या होगा। यदि ट्रांसफार्मर को डीसी वोल्ट सप्लाई दी जाए तो उस समय क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, जब भी आप ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देंगे तो डीसी में क्या होता है, डीसी में फ्लक्स आपका स्थिर रहता है, तो इसमें बहुत ही अधिक करंट उत्पन्न करेगा, मतलब कि ओवरलोड में ये आपका काम आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ओवरलोड होगा, और ओवरलोड के कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें खराब भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया कि ओवरलोड होकर खराब हो सकती है, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया सामान्य रूप से कार्य करेगा, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रांसफार्मर केवल एसी पे कार्य करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यह तो आपका पहला ही गलत है, डीसी यहाँ पे वोल्टेज से क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ती नहीं है बल्कि यहाँ पे नुकसान ही होता है, घटती है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए वोल्टेज अधिक हो जाएगा, तो डीसी से ट्रांसफार्मर जो होता है वो नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, डीसी से वोल्टेज ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, तो ये आपका ऐसा ही गलत हो जाता है। सही जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ओवरलोड होकर खराब हो सकता है। क्लियर है साथियों। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग किस सिद्धांत पे कार्य करता है।
तो यदि कार्य की बात करें तो ये आपका काम करता है प्रेरण के सिद्धांत पे, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। बाकी यहाँ पर ओम का नियम दिया गया है, तो ये जो आपका वोल्टेज करंट और जो रेजिस्टेंस है उससे संबंधित होता है ओम का नियम, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन दिए गए किरचॉफ का नियम, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि किरचॉफ का नियम जो है ये आपका नेटवर्क विश्लेषण के काम में आता है, तो ये तो आपका ट्रांसफार्मर से संबंधित हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिए गए लेंज का नियम, तो ये दिशा को बताता है लेंज का नियम, तो ट्रांसफार्मर में इसका भी उपयोग नहीं होता है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। सही है साथियों, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस लोड पर निर्भर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया एडी करंट लॉस, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कोर लॉस होता है, ठीक है, और ये आपका लोड से या संबंधित नहीं होता है, ये बिल्कुल यहाँ पे स्वतंत्र होता है एडी करंट लॉस। और यहाँ पे बी ऑप्शन देंगे हिस्टैरिसीस लॉस, तो ये भी आपका होता है, ये भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस लोड पे निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है कॉपर लॉस, जिसको हम आई स्क्वायर आर के अनुसार जानते हैं। ध्यान रखिएगा, आई स्क्वायर आर के अनुसार इसको हम जानते हैं, यही लॉस हमें देखने को मिलता है, जिसको हम कॉपर लॉस बोलते हैं, जो लोड पे निर्भर करता है। बाकी यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है कॉपर लॉस, तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया आयरन लॉस, तो ये जो लॉस आपको देखने को मिलता है ये वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके ऊपर निर्भर करता है, ये लोड के ऊपर निर्भर नहीं करता है, तो आयरन लॉस हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। बाकी कॉपर लॉस हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है एक ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो क्या दर्शाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया करंट और वोल्टेज का अनुपात, तो ये तो आपका पहला ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल गलत यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से ये आपका बिल्कुल गलत है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए पावर का अनुपात, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रांसफार्मर आदर्श रूप से पावर को परिवर्तित ही नहीं करता है, तो ये तो हमारा ऐसे ही गलत है। बाकी यहाँ पे सी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत दिया गया है, यहाँ पे कि प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के फेरेड के अनुपात, क्योंकि जो यूनिट होता है फेरेड कैपेसिटर के लिए ही होता है, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए वाइंडिंग की संख्या का अनुपात, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही है, क्योंकि प्राथमिक और जो द्वितीयक होते हैं वो टर्न्स का अनुपात ही होता है, तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर है साथियों, आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट का कारण क्या होता है। नो लोड की करंट की बात करें तो इसमें होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, जो कि यहाँ पे आपको मैग्नेटाइजिंग करंट देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें होता है क्या है, ट्रांसफार्मर को जो मैग्नेटाइजिंग होता है वो फ्लक्स पर बनाए रखने के लिए इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे करंट दिया जाता है। तो उसी चीज को पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट का कारण क्या हो सकता है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट ही होता है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन देखिए पावर फैक्टर, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे इससे संबंधित नहीं रहता है, क्योंकि एक तरह से ये रिजल्ट होता है, पावर फैक्टर परिणाम होता है, कारण नहीं होता है, तो ये हमारा गलत है। और यहाँ पे हीट लॉस दिया गया है, तो लॉस का भी परिणाम होता है पर कारण नहीं होता है, सेम यहाँ पे इसमें भी यहाँ पे लागू होता है, तो इसी कारण हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में बुशिंग का क्या अर्थ होता है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पे ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन मैंने आपको बताया सभी ये परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बुशिंग होता है ये वाइंडिंग का कार्य होता है, ये वाइंडिंग का कार्य है बुशिंग, जो कि यहाँ पे आपको जो सही देखने को मिलता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही सही हो जाता है, जो कि यहाँ पे उच्च वोल्टेज कनेक्शन के लिए इंसुलेटेड पासिंग, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है साथियों, आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या विशेषता होती है। जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो देख चुके हैं उस सभी लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। फटाफट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा।